हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इंद्रजीत सिंह एंड वेलकम टू एग्जाम ग्राउंड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया ताइवान रिलेशंस को। क्या इंपॉर्टेंस ताइवान रखता है इंडिया के लिए और आज की डेट में इंडिया को क्या चीज़ करने की ज़रूरत है ताकि फ्यूचर में ताइवान और इंडिया के रिलेशंस इंप्रूव होते जाएं। ये टॉपिक आपकी जीडी और लेक्चरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ताइवान की जो लोकेशन है इंडिया के रिस्पेक्ट में पता होनी चाहिए। तो देखिए, ये है हमारी कंट्री और हमारी कंट्री से हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आता है ताइवान। बेसिकली आप कह सकते हैं ताइवान सैंडविच्ड है साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के बीच में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं कि एग्जाम ग्राउंड जो है वो अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाला है, जहां आपको एक प्रॉपर रियल टेस्ट इन्वायरमेंट मिलेगा जैसा आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में होता है। आपके सभी क्वेश्चंस और आपके जो डाउट्स हैं उनको सॉल्व किया जाएगा प्रॉपरली। आपको सेक्शन वाइज टेस्ट करने को मिलेंगे जो आपको प्रॉपर इवैल्यूएशन में हेल्प करेंगे और उसके अलावा आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेंगे एवरी वीक। उसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम में भी डेफिनेटली फॉलो कर लीजिए ताकि आपको डेली के क्विज उसके अलावा बाकी नोट्स मिलते रहें। चलिए हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं आज के जो न्यूज़पेपर है एडिटोरियल आया है उससे, क्योंकि ये एडिटोरियल आज की डेट में इंपॉर्टेंस दिखाता है ताइवान की इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या होने वाली है। तो हम इस एडिटोरियल को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ बताया है कि किस तरीके से इंडिया और ताइवान की जो टाइज़ हैं उनको रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। आज की डेट में इंडिया और ताइवान जो है 25 ईयर्स अपने पार्टनरशिप के एक तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन अब इस ग्रोइंग रिलेशनशिप में एक छोटी सी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? इंडिया और ताइवान के रिलेशंस तो अच्छे हैं, लेकिन इंडिया फॉर्मल ग्राउंड्स में कभी भी ताइवान को एक्नॉलेज करने में बहुत हेजिटेंट रहता है। यानी आप कह सकते हैं सबके सामने खुल के अपने टाइज को एक तरीके से एक्सपोज नहीं करता या एक तरीके से लोगों के सामने डिस्कस नहीं करता। लेकिन अगर हम पास्ट के रिकॉर्ड्स को देखें और अभी जो चीज़ें चल रही हैं उसमें जो हमारे म्यूचुअल एफर्ट्स हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए, पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर, दूसरा इन्वेस्टमेंट। इंडिया की काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं ताइवान में इन्वेस्ट कर रही हैं और इनफैक्ट अगर आपको पता होगा ताइवान से काफ़ी सारे गैजेट्स, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें इंडिया में आती हैं। कस्टम्स का कोऑपरेशन, सिविल एविएशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प, क्योंकि आपको पता होगा कि इन ताइवान में जो एयरलाइंस हैं वो उतनी ज़्यादा फ्लरिश नहीं है, तो इंडिया उस पॉइंट ऑफ टाइम में ताइवान को हेल्प करता है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉपरेशन की भी बात जैसे हमने अभी की थी, तो डेफिनेटली इन सब एरियाज़ में इंडिया और ताइवान काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉपरेट कर रहे हैं। अब आज की डेट में ताइवान जो है इंडिया में इतना फेथ क्यों रखता है? देखिए, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ फेथ का, तो इंडिया पर बहुत सारे नेशंस का फेथ है। मैं आपको कुछ आउट ऑफ बॉक्स एग्जाम्पल्स डिस्कस करता हूँ। जो इंडिया का वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव है, उस इनिशिएटिव के द्वारा इंडिया ने अपनी सॉफ्ट पावर जो है पूरे वर्ल्ड को, पूरे ग्लोब को एक्सपोज कर दी है। आज की डेट में इंडिया एक इमर्जिंग लीडर भी दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के अंडर क्या किया है, 17 अलग अलग कंट्रीज़ को हमने वैक्सीन पहुँचाई। ये 17 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? प्रोमिनेंटली अफ्रीकन कंट्रीज़ जो वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर सकती। तो देखिए हम किस तरीके से अपनी सॉफ्ट पावर को एनहांस कर रहे हैं और यही एक चीज़ होती है जो आज की डेट में फेथ बढ़ाती है कंट्रीज़ के बीच में। आपको पता होगा म्यांमार में जो मिलिट्री कू हो रखा है, वहाँ से भी काफ़ी सारे लोग जो हैं बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ रहे हैं। अब वो लोग किसी और कंट्री में भी जा सकते थे, पर इंडिया में ही क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको इंडिया पे फेथ है। देखिए, ये होती है इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल रिलेशंस की, और यही फेथ आज की डेट में ताइवान जो है इंडिया पे भी रखता है। किन किन फील्ड में? देखिए, वो फील्ड है फ्रीडम, किस चीज़ का? ह्यूमन राइट्स का। उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन राइट्स जो है इंडिया में वायलेट नहीं होते। हमारा जो जस्टिस सिस्टम है और हमारा जो रूल ऑफ लॉ है वो एक तरीके से उनके पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छा है, और यही रीज़न है कि आज की डेट में ताइवान जो है इंडिया के साथ इतनी अच्छी पार्टनरशिप मेंटेन कर रहा है। ये सब जो रिलेशनशिप है हमारे को और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं और एक तरीके से हमें फ्यूचर में एम्पावर करते हैं कि हमें टास्क फोर्स बनाए और हमारा जो आगे जाके रोड मैप होने वाला है, किस चीज़ के लिए? डेवलपमेंट के लिए। दोनों कंट्री की म्यूचुअल डेवलपमेंट के लिए जो रोड मैप होने वाला है उसको प्रॉपरली फ्रेम किया जाए। अब देखिए, इंडिया और ताइवान जो है वो ऑलरेडी कोलैबोरेट कर चुके हैं प्रॉपरली किस चीज़ में? ट्रेडिशनल मेडिसिन में। देखिए, मेडिसिन अलग चीज़ होती है और हेल्थ केयर जो है ये भी अलग चीज़ होती है। क्यों? देखिए, मेडिसिन में सिंपल सी बात है, इंडिया आज की डेट में एक फार्मास्यूटिकल हब है, तो डेफिनेटली ताइवान जो है वो इंडिया से मेडिसिन को भी इंपोर्ट करता है। लेकिन हेल्थ केयर का पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग हो जाता है, जहाँ पर हम हेल्थ के इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे जो हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं, काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स ताइवान में नहीं होते और वो सारी चीज़ें इंडिया में अबंडेंस में अवेलेबल है। तो एक तरीके से हम ये कर सकते हैं कि हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं उस कंट्री को, और डेफिनेटली ये हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में भी एनहांस करेगा, यानी हमारी मेडिकल डिप्लोमेसी जो है उसको एनहांस करेगा। उसके अलावा एयर क्वालिटी देखिए, इंडिया में आज के डेट में एक बहुत मेजर कंसर्न है। कुछ टाइम पहले आपको पता होगा दिल्ली ने हेल्थ इमरजेंसी जो थी लगा दी थी। क्यों? आपको पता होगा स्टबल बर्निंग जो है काफ़ी मेजर इशू है इंडिया में।
अब देखिए, क्योंकि अभी हम काफ़ी सारी चीज़ें कर तो रहे हैं स्टेबल बॉन्डिंग को कंट्रोल करने के लिए। क्या, मैं आपको कुछ कुछ आइडियाज़ देता हूँ। स्टेबल बॉन्डिंग के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, 2G इथेनॉल प्लांट्स इस्टेब्लिश किए हैं। कहाँ पर? फरीदाबाद में। तो देखिए 2G इथेनॉल प्लांट्स करते क्या हैं, ये एक तरीके से जो स्टबल जो होता है उसको बायोडीजल में कन्वर्ट करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आज के डेट में आपको पता है कि जो हमारे पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो उतने ज़्यादा नहीं हैं और जो फ्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। तो बायोडीजल एक तरीके का हमारा फ्यूचर है। तो देखिए एक तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से एयर क्वालिटी को और मैनेज करने में और स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने में जो ताइवान है वो हमारी हेल्प कर सकता है। क्यों? क्योंकि ताइवान में आज के डेट में बायो फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ की जो आप कह सकते हैं डेवलपमेंट है वो काफ़ी एक पीक पर है और हमें ये टेक्नोलॉजी अपनी कंट्री में लानी है। तो डेफिनेटली ताइवान हमें इस पर्सपेक्टिव पे भी हेल्प कर सकता है। और बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ही यूज़ नहीं हो सकती है, इसके काफ़ी अलग अलग पहलू हैं। जैसे आप कहते हैं ना, एक सिक्के के बहुत अलग अलग पहलू होते हैं, वही चीज़ यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी पे भी अप्लाई होती है, क्योंकि ये चीज़ एग्रीकल्चर वेस्ट को एक तरीके से इन्वायरमेंटल बेनिफिशियल रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प हो सकता है। इसका मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आपको दूँ, वो है बायोगैस। एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, लेकिन इससे बढ़ के भी कई सारी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी में इवॉल्व हो चुकी है। तो हम बायोकेमिकल्स का यूज़ करके एग्रीकल्चर वेस्ट को इतने प्रोडक्टिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये सब किसकी वजह से हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ ताइवान की बायो फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ के अलावा। इसके अलावा यहाँ ये भी बताया गया कि किस तरीके से इंडिया और जो ताइवान है वो जॉइंट रिसर्च करने वाला है, किसमें? ऑर्गेनिक फार्मिंग में। जैसा आपको पता होगा कि इंडिया का जो व्हीकल्स में फ्यूचर है वो किस में है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तभी आज की डेट में आपको पता है टेस्ला जो है वो बैंगलोर में अपना प्लांट सेटअप कर रही है। उसके अलावा टाटा ने भी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर दिए गए हैं। तो वैसी फार्मिंग जो है उसका फ्यूचर इंडिया में क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्योंकि यही चीज़ जो है एक तरीके से फार्मर्स को एम्पावर करेगी, और जैसा ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में हुआ था, फसल की पैदावार बहुत ज़्यादा हो गई थी, वही चीज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी होने वाली है। उसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज़ डिस्कस की गई है, वो है पीपल टू पीपल कनेक्ट। क्यों? देखिए आपको पता होगा टूरिज्म जो है वो अपने आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कोविड के टाइम में टूरिज्म ही ऐसी इंडस्ट्री थी जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई थी। ऑल दो रेलवेज और एयरलाइन सेक्टर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, लेकिन टूरिज्म पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उस पॉइंट ऑफ टाइम में आ गया था। तो डेफिनेटली टूरिज्म अगर एनहांस होता है तो कंट्री की जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में और इकोनॉमिक एनहांसमेंट में वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ेगा तो टूरिज्म दोनों कंट्री में फ्लरिश करेगा। अगर कुछ पार्टनरशिप्स की बात की जाए तो जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि इंडिया ने ऑलरेडी, रुको मैं यहाँ थोड़ा रब कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली ये विजिबल हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जैसे लिखा गया है कि इंडिया और ताइवान ने ऑलरेडी ट्रेडिशनल मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कोलैबोरेशन कर चुका है। वैसी एक और कोलैबोरेशन ताइवान के टूरिज्म ब्यूरो ने मुंबई मेट्रो के साथ भी किया हुआ है। अब देखिए इस कोलैबोरेशन से क्या फ़ायदा हुआ। ताइवान जो है आज की डेट में हमारी कंट्री की अवेयरनेस जो है वो अपनी कंट्री में बढ़ा रहा है। ये अवेयरनेस बढ़ाने से क्या होगा कि वहाँ के लोगों को पता चलेगा कि इंडिया में कितनी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, मॉन्यूमेंट्स कितने अच्छे अच्छे हैं, सिटीज़ कितनी अच्छी हैं, और वो यहाँ विजिट करेंगे और एज सच दोनों कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है वो फ्लरिश करेगी। तो ताइवान की जो रेपुटेशन है आज की डेट में वो एक वर्ल्ड लीडर क्यों बनी है? क्योंकि वो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और इसका पूरा श्रेय किसे जाता है? हमारी कंट्री इंडिया को। क्यों? क्योंकि इंडिया ने ITES के तहत यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज के तहत ताइवान को अपना ये सेमीकंडक्टर मार्केट जो है एनहांस करने में हेल्प कीजिए। उसके अलावा यहाँ राइटर ये बता रहे हैं कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको एक तरीके से बेटर कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है ताकि फ्यूचर में हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है वो और ज़्यादा फ्लरिश करे। क्योंकि देखिए हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो होता ही है, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ परफेक्ट। वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है कि हमें फ्यूचर में हमारे पॉलिसी मेकर्स को इतना बेटर कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है ताकि हम हमारा जो रेगुलेटरी है यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसके अलावा जो हमारा कल्चरल लैंडस्केप है उसको हम और ज़्यादा एनहांस कर पाएँ। उसके अलावा मैं कुछ और पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ जो थोड़े बहुत आपके फैक्ट और फिगर्स में काउंट हो पाएंगे। जब ताइवान की प्रेसिडेंट यानी कौन, साई इंग वेन, जब भी अपने दूसरे टर्म के लिए अपॉइंट हुई थी, कब हुई थी? मई 2020 को। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको पता होगा कि चाइना ने सभी कंट्रीज़ को वार्न किया था कि ताइवान को कॉन्ग्रेचुलेट ना करें, वरना चाइना जो है सभी कंट्रीज़ के खिलाफ एक्शन लेगा। तो इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी का कैसा रोल प्ले किया इसकी मैं आपको बताता हूँ। इंडिया ने फॉर्मली तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया। अब फॉर्मल कॉन्ग्रेचुलेशंस क्या होती है आप मुझसे पूछेंगे, तो मैं बताता हूँ कि अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करते और कॉन्ग्रेचुलेट करते साइन वेंग जी को
तब उस पॉइंट ऑफ टाइम में ये फॉर्मल कॉन्ग्रेचुलेशन होती। लेकिन हमने यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी चली, हमने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी किया, यानी हमने अपने एक तरीके से सॉफ्ट रिलेशंस भी दिखाए और चाइना की नज़रों में भी नहीं आए। क्यों? हमारे जो बीजेपी के एमपीज थे, जिन्हें सांसद कहते हैं, कौन थे? राहुल कासवान और मीनाक्षी लेखी, इन दोनों एमपीज ने साई इंग-वेन को कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो देखिए, हमने एक तरीके से इनफॉर्मली कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि हमने पीएम के प्रॉपर चैनल से एक तरीके से बधाई नहीं भेजी, लेकिन हमने फिर भी अपनी सॉफ्ट पावर दिखाई कि डेफिनेटली हाँ, हम इस इलेक्शन से बहुत अच्छे से एग्री करते हैं और हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो हम चाइना के अंडर में भी नहीं आए, चाइना के पर्व्यू में भी नहीं आए, और हमने अपने जो रिलेशंस हैं उनको प्रॉपर्ली मेंटेन भी किया। तो ये एक पार्ट था इंडिया और ताइवान के रिलेशंस का। मैंने आपको चीज़ें बताई कि कहाँ कहाँ ताइवान जो है इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, फ्यूचर में किस किस चीज़ को करने की ज़रूरत है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किस तरीके से दोनों कंट्रीज़ को और एक दूसरे के क्लोज लेके आएगा। तो ये था इस वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल जाए। उसके अलावा अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एग्जाम ग्राउंड को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इस टाइप की वीडियोज़ जो हैं और उसके अलावा आपके जो सीडीएस रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रॉपर प्रिपरेशन यहाँ से होती रहे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। दिस इज इंद्रजीत सिंह साइनिंग ऑफ।